नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के जंग की और जरांगे की कसम की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासत गर्म है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठीक 1 महीना बाकी है, लेकिन अब तक विपक्षी गठबंधन यानी एमवीए ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला पेश नहीं किया है। खबरें ये भी है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच तनातनी ज्यादा चल रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती तो पार्टी किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। वहीं शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलनकारी अब खुलकर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। इस आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही कोटा की मांग से लेकर और आगे निकले हैं वो, और चुनावी समीकरण बिठाने में जुट गए। उन्होंने सत्ताधारी महायुति गठबंधन को हराने के लिए मराठा, दलित और मुसलमान वोटरों को गोलबंद करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। मनोज जरांगे की शिकायत है कि चुनाव तारीखों की घोषणा होने तक सत्ताधारी गठबंधन ने मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने का ऐलान नहीं किया, इसलिए वह इन चुनावों में महायुति के उम्मीदवारों को हराने के लिए वोटरों को एकजुट करेंगे। जरांगे ने स्पष्ट किया है कि वह बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट के गठबंधन के खिलाफ मराठा वोटरों को तो गोलबंद करेंगे ही, मुस्लिम और दलित समुदाय के लोगों को भी इकट्ठा करेंगे। इस योजना के तहत वे मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील से जालना में मुलाकात करने भी पहुंचे हैं। मतलब जरांगे अपनी चुनावी मंसूबे को धार देने में पहले ही जुटे हुए हैं। मराठा आंदोलनकारी का दावा है कि अगर मराठा, मुस्लिम और दलित मिल जाएं तो राज्य का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जरांगे महायुति के खिलाफ विपक्षी महाविकास अघाड़ी का खुलकर समर्थन देने को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं, और उम्मीदवार चुनने के लिए लोगों से आवेदन मंगवाकर खुद की राजनीति शुरू करने का भी संकेत दे रहे हैं। उधर जरांगे के सियासी मंसूबों के बीच ओबीसी कार्यकर्ता भी सक्रिय हो चुके हैं। ओबीसी एक्टिविस्ट ने कहा है, हमारी लड़ाई हमारे आरक्षण को बचाने के लिए है। जरांगे चाह रहे हैं कि वह सरकार पर दबाव बनाकर मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत ले आएं, जो हम नहीं होने देंगे। इसलिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जरांगे जहां भी रैली करेंगे, उनके खिलाफ हम भी ओबीसी को एकजुट करने के लिए वैसी ही रैली करेंगे। इस तरह से इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ मराठा, मुसलमान और दलितों की गोलबंदी के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, तो उसे टक्कर देने के लिए गैर मराठा ओबीसी समुदाय को भी गोलबंद करने की रणनीति तैयार हो चुकी है। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब जुटे हैं। तो वहीं यदि बात करें शिवसेना यूबीटी ग्रुप के तरफ से, तो संजय द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश तापसे साहब बतौर प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले द्विवेदी साहब, आप ही के पास आते हुए, अब ये बहुत कठिन डगर होती चली जा रही है। लोकसभा चुनाव में जो एकजुटता नजर आ रही थी, जिसके बूते महाराष्ट्र में आपने सियासी हवा के रुख को भी बदल दिया। अब ऐसे में जिस तरह से अब नए समीकरण डेवलप हो रहे हैं, खास तौर पर मनोज जरांगे की एंट्री के बाद, तो आप इस समीकरण को आगे कैसे बढ़ाएंगे, वह भी उस ऐन वक्त पर जब कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो जो बीजेपी यानी महायुति को हराने की आप बात कर रहे हैं, यदि एमवीए एकजुट नहीं रहेगी तो क्या यह संभव हो पाएगा? द्विवेदी साहब, देखिए कुणाल जी, 2-3 सवाल आपने पूछे हैं। एक तो आपने पूछा मनोज जरांगे जी का। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए हैं, और उनका राजनीतिकरण हो जाए
ये आंदोलन करने वाले को लगे कि मैं राजनीति करूं, तो आंदोलन की, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि वो चुनाव ना लड़े, बिल्कुल हर व्यक्ति को अधिकार है, हर उसको अधिकार है, हर देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो चुनाव मैदान में आए और चुनाव लड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव, अगर कोई आंदोलन जिसका कोई मुखिया है वो अगर राजनीतिक रूप से अगर चुनाव लड़ने की बात करे तो मेरा मानना है कि उससे आंदोलन की विशिष्टता गड़बड़ हो जाती है। दूसरा आपने पूछा एमबीए के लिए, निश्चित आप जान लीजिए कि जिस तरह से 2024 में एमबीए इंडिया गठबंधन पर यह चुनाव लड़ा गया, वो शायद एक मिसाल है। 10 साल पहले तक कांग्रेस नहीं प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पा रही थी, अब की नेता भी बना और एक मजबूत विपक्ष भी बना, जो कम से कम जिसकी आवाज आज राहुल गांधी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के रूप में हमको संसद भवन में देखनी पड़ती। जो संसद भवन में सन्नाटा छाया रहता था, संसद भवन में कोई भी आप विपक्ष के नेता पूछ नहीं पाते थे, आज उसी गर्म जोशी से, उसी जोश से आज राहुल गांधी जी संसद भवन में कम से कम सरकार में की आंखों में आंखें डाल के बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? ये संभव ऐसे हुआ कि जब हमने एकजुट होकर काम किया। अब आइए महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सोनिया गांधी जी को देखिए। सोनिया गांधी चाहती अगर सांसद थी वो प्रधानमंत्री बन सकती थी। कितना भी देश के लोग मना करते, कितनी पार्टियां मना करती, लेकिन उनको अधिकार था, वो पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ थी, उस नाते उनको नागरिकता मिली तो सांसद बनी थी, तो वो सांसद, वो प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग मना कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को देखकर उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन के उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। उस समय देश में खजाना खाली था जब मनमोहन सिंह आए, और उस मनमोहन सिंह जो अर्थार्थी थे उन्होंने देश खजाना भर दिया। आज आप देखिए, आज हमारा देश खजाना खाली है, 2 लाख करोड़ से ऊपर हमारे पास कर्जा है, हम सभी सार्वजनिक उपक्रम बेचे दे रहे हैं, हम इतना टैक्स लगा दिया ना, जीएसटी हर चीज में लगा दी, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी हो, स्वास्थ्य आइटम हो, कैंसर की दवा हो, कोई दवा हो, तब भी सरकार को पूरा नहीं बढ़ पा रहा। और पूरा देश जो बेचा जा रहा है, जिसको एक ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह देश बेचा जा रहा है हमारे उद्योगपतियों को। वो तो ठीक है, तो उसके लिए चुनावी जो गठबंधन का फॉर्मूला है वो कब तक हो पाएगा द्विवेदी साहब? मैं उसी कह रहा था, 1 सेकंड 2 सेकंड हमारी बात सुन लीजिए। अभी निश्चित बात है कि 2019 में अगर गठबंधन हुआ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, तो उसमें ये हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भाई हमसे कहते उसमें कांग्रेस मुख्यमंत्री बन जाता, साथ साथ एनसीपी से मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। और उद्धव ठाकरे ने जो काम किया 2.5 साल में, पूरे जो भी हमारे समुदाय थे, चाहे सिख, ईसाई, इस सब जितने भी लोग हैं, मुसलमान, लेकिन तो उसी के बेसिस पर आप चाह रहे हैं ना नेगोशिएशन? उनके कार्यों से सुखी थे। आज तो ऐसी कैसे कैसे आ गए? जब कांग्रेस 2019 में 1 सीट थी, अगर मानिए उद्धव ठाकरे या शिवसेना के साथ ना आती तो क्या 13 सीटें संभव थी? ठीक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने किया, समझ गए आपके बात। अब कौन बिगर रोल में रहेगा इसको लेकर के संशय है, तो चलिए ना सीधे चलते हैं महेश तापसे साहब के पास ही, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट साहब के। तो अब एक बात बताइए तापसे साहब, ये सवाल अब सबसे ज्यादा आप ही के लिए रेलेवेंट हो गया है। अब पवार साहब को ही पावर दिखाना होगा, और अब पवार साहब के ही क्या चौखट पर यह अब निर्धारित होगा कि कांग्रेस को कितनी मिलेगी, शिवसेना यूबीटी को कितनी मिलेगी, एनसीपी को कितनी मिलेगी? क्योंकि अब तो ऐसा ही सब कुछ समझ में आ रहा है कि पवार साहब ही मध्यस्थता करेंगे तभी कुछ रास्ता निकलेगा। तापसे साहब देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको कि पवार साहब को अपनी इतनी इज्जत बख्शी, और पूरे देश के जितने भी गणमान्य नेता चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, तो पवार साहब की सीनियरिटी को बहुत आदरपूर्वक, नम्रता से लोग स्वीकार भी करते हैं। जी। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की है, और हम लोग हैं, और छोटे मोटे कुछ दल आ सकते हैं, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, तो इनके बीच में थोड़ी चर्चा चालू है। लगभग 90% क्लियर हो चुका है, 5-10% की बात है
29 तारीख लास्ट डेट है, शायद अगले 2 दिन में पूरी 288 जो हमारी गठबंधन की सीटें हैं 288 के 88 डिक्लेयर हो जाएंगे। आज एक लिस्ट दोपहर के बाद रिलीज होने वाली है, ऐसी चर्चा है अभी तक एनसीपी की और शिवसेना की। तो पवार साहब तो हमेशा से पाइवटल रोल प्ले करते आए। हमने देखा जब शिवसेना दो फाड़ हुई तो आखिर सीनियर पवार मतलब पवार साहब ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई और इतने सीनियर होने के बावजूद उन्होंने कमान संभाली और क्या शानदार रिजल्ट भी दिए हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में अब उनका रेलेवेंस जो है ना तापसे साहब और ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब उन्हें पूरे एमवीए गठबंधन के एक तरह से जो बोलते हैं कि जिसे बिल्कुल मिला करके चलने वाला एक संयोजक की भूमिका निभाने के कगार पे हैं। ऐसे में पवार साहब के मध्यस्थता के बाद आपको लगता है ना चीजें बिल्कुल सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी और जो वो कहेंगे उसी हिसाब से सब चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। महाविकास गठबंधन जो हुआ वो पवार साहब की अगुवाई से उनके नेतृत्व में हुआ। वहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री पद की आग्रह भी पवार साहब ने किया और वहाँ पे उन्होंने बखूबी अपना 2 साल का कार्यकाल भी निकाला, जिसमें कोरोना का इतना महामारी का जो संकट था उसमें बहुत अच्छा काम किया। कि तो भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से दांव रचा और उनकी पार्टी को तोड़ के अपनी सरकार बनाई जो गैर संवैधानिक है। अभी भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं है। अब ठीक है, कोई चीजें मायने नहीं रखती है, जनता की अदालत में जो फैसला आएगा आने वाले समय में वही हम पकड़ेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी भी पूरी तरह से मतलब हमारी पार्टी को तोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनको अजीत पवार नहीं चाहिए था, उनको शरद पवार चाहिए। और शरद पवार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। इससे बार बार अटकलें लगाई जा रहे थे कि कुछ भी हो लेकिन एनसीपी को शरद पवार का साथ में ले लो। वहाँ हमारे पार्टी के लोगों को ब्रेक अवे ग्रुप निर्माण करने के बाद भी उनको जिस प्रकार का जो विक्ट्री चाहिए थी लोकसभा में नहीं मिल पाई और पवार साहब की खूबी रही है। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने में कंट्रोल हुई। और आज तो मैं आपको दावे के साथ बताऊंगा 23 नवंबर को जब हमारे चुनाव का नतीजा आएगा तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन की सरकार होगी और हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो आपसे साहब तब एक सवाल ये भी बन ही जाता है, आप उसका भी जवाब नहीं दिए। पवार साहब जब इस विवाद को सुलझाएंगे तो पवार साहब जो पार्टी जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिसके तरफ से आप बयान दे रहे हैं, क्या उसके लिए भी कुछ बात और आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि संभवतः आप एमवीए गठबंधन में सबसे कम सीटों पर लड़ेंगे, तो इसके लिए भी क्या कुछ बातें होंगी? देखिए, कम या ज्यादा ये मायने नहीं रखता। जब आप युद्ध पे जा रहे हो तो हमको हर एक छोटा मोटा जो भी सहयोगी तरह उसको सबको अकोमोडेट करना चाहिए। और पवार साहब का हमेशा से राजनीतिक जो स्वरूप रहा है वो अकोमोडेटिव रहा है। तो कभी क्षमता से ज्यादा उन्होंने कभी चीज मांगी नहीं। लोग तो कह रहे थे आप देश के प्रधान बनेंगे, आप अपने आप प्रोजेक्ट करते। पवार साहब बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मुझे अपनी चादर का माप पता है। बिल्कुल। तो कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा पवार साहब ने ना कभी बात कही है ना हमारे पार्टी ने कही है। अगर तगर की राजनीति में हम लोग बिलीव नहीं करते। हम 10 सीट लेकर लोकसभा में लड़े, 9 सीट लगभग, दूसरी मतलब 9वीं सीट हमारी सिर्फ 2,500 या 3,000 वोटों से आ रही। क्योंकि तुताजी का जो चिन्ह था वो और एक दूसरा चिन्ह जिसको ट्रम्पेट चिन्ह बोलते हैं बिल्कुल वो था। इस टाइम भी इलेक्शन कमीशन ने हमारी अर्जी को खारिज किया कि वो ट्रम्पेट चिन्ह भी रहेगा। तो ये जो इस प्रकार की राजनीति है इसका हम विरोध है। नहीं ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब भले ही कम सीटों पर आप लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट तापसे साहब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहतर रहा है। ठीक है, विजय कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कौशिक साहब, अब ये क्या स्थिति हो रही है? मतलब हरियाणा में जिस तरह से जीत के कगार पे पहुंचते हुए आप हार गए, सीटों के समीकरण को महाराष्ट्र में सुलझाने के लिए ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई है? जरांगे फैक्टर भी सामने आ गया है, कैसे टैकल कीजिएगा कौशिक साहब? देखिए, सबसे पहली बात और आखिरी बात यह है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। प्रत्येक प्रदेश में हमारा अपना एक वजूद है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन है। अगर क्षेत्रीय दल इस बात को नहीं समझना चाहते तो वो उनकी स्थिति है। हमारी स्थिति क्लियर है कि हम अपने दम पर भी महाराष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें हमारे सहयोगी कमजोर ना समझें। जहाँ तक हमारे बीच मतभेदों की खबरें हैं तो वो झूठी है। वो ज्यादातर मोदी जी के जो चेले चपाटे हैं उनके द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा चल रही हैं। हमें उम्मीद है जल्दी ही कुछ मुद्दों पर हमारी जो सहमति है वो आपस में हो जाएगी। जिन सीटों को लेकर मतभेद है
उन सीटों पर ये सर्वे के बाद तय हो जाएगा कि कहाँ पर किसका कैंडिडेट मजबूत रहेगा, तो वो सीटें उसी पार्टी के खाते में चली जाएंगी और कांग्रेस को कांग्रेस की सीटें मिल जाएंगी। नहीं ठीक है, अकेले चलने की तो बात आप कौशिक साहब ठीक है आप करते हैं, लेकिन अकेले चलने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसको भी आप इतिहास के पन्नों से उठा के देख लीजिए। तो यदि आप इस तरह में आगे बढ़ेंगे तो भले ही आप सब सीटों पर कंटेस्ट करेंगे, लेकिन फिर वो सीटें डिसाइसिव तो नहीं हो पाएंगी ना कौशिक साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप अगर इतिहास की बात कर लें तो इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस जब तक अकेले चलती रही, अपने दम पर सरकार बनाती रही, तब तक कांग्रेस नंबर 1 रही। जब से हमने क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते करने शुरू कर दिए, वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपने राज्य में खा गए। देश भर में उन्होंने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। भैया, हम हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा में केजरीवाल से गठबंधन की बात करके हमें नुकसान रहा, क्योंकि इससे उनके भाव बढ़ गए। हम उन्हें 7 सीटें देना चाहते थे, वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे, तो उस परिस्थिति में करते क्या? ये थोड़ी ना गठबंधन का अर्थ ये है कि भी हम अपनी गर्दन काट कर जो है दूसरे के हाथ में दे देते। महाराष्ट्र की सियासत राजनीति बिल्कुल गर्म हो चली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नजदीक क्या, अब तो बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। ऐसे में अब चुनावी पिच के ऊपर बैटिंग भी फुल स्ट्राइक के साथ चल रही है। इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अब हम द्विवेदी साहब आप ही के पास आते हैं। ये तो अजीब कश्मकश वाली राह के ऊपर एमवीए चल पड़ी है। बताइए, हम इससे कम में नहीं मानेंगे, हम अकेले भी चुनाव लड़ लेंगे। जब सहयोगी इस तरह की बात करते हैं ना, तो डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो जो टेबल होता है वो हॉट टेबल बन जाता है। अब ऐसे इस हॉट टेबल को नॉर्मल करने के लिए सब मिलजुल कर कैसे बैटिंग करेंगे, कैसे मैच खेलेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वक्त कम है सर, रन ज्यादा बनाने हैं, कैसे बैटिंग होगी इस बार? कुणाल जी, विजय कौशिक जी की बात सुन के शायद मुझे बड़ा अचंभा हो रहा। हाँ, 10 साल तक ये अकेले चुनाव लड़े, 10 साल तक अकेले चुनाव किस्मत का नेता नहीं बना पाए। मतलब इस तरह की अहंकारी बात करना कि आपके अभी 99 सांसद है, अभी आप बहुत दूर हो। बाकी आपके जो 238 हम लोग हैं, वो सब राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उनके समर्थन देने से अब तक प्रतिपक्ष के नेता बने। और इस तरह की अहंकार वाली बातें करना शायद मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात कर रहे थे। ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगर 31 सीटें आई हैं लोकसभा में, तो क्या कांग्रेस अपने दम पे ला सकती थी? 2019 कांग्रेस एक सीट क्यों लाई? और अभी तक स्थितियां क्या रही? अभी तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं बना पा रही थी। लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो राजनीति है वो सबके सहयोग की राजनीति है। अगर आपको महाराष्ट्र में सरकार बनानी है, हरियाणा में सरकार बनानी है, और या कहीं भी सरकार बनानी है, तो आज समय ये आ गया है कि आपको झुककर, देखिए बड़ा जब फल पेड़ पे लग जाते हैं वो पेड़ ज्यादा झुकता है, और जो डंडी वाले पेड़ होते हैं राजनीतिक पार्टियां, वो नहीं झुक पाती है क्योंकि वो अपनी जगह है। लेकिन आप ऊपर फल लगे हुए हैं, आप ऊपर जिम्मेदारी है देश की, आपके कंधों पे यहाँ के मतदाताओं की जिम्मेदारी है। तो आपको सोचना चाहिए महाराष्ट्र या हरियाणा में चुनाव कैसे जीते, या मुख्यमंत्री बन ले या चुनाव जीत ले। भाई देवेंद्र फडणवीस तो 2019 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देवेंद्र फडणवीस जी 2019 में अगर आपने उनकी जितनी भी कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऊपर से मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए बेचारे। बताइए भगवान ने क्या की? तो कांग्रेस को देखो सोचना चाहिए कि जिस पार्टी ने सोनिया गांधी ऐसी लीडर थी जो चाहती प्रधानमंत्री बनना, तो देश में कौन से तुमको रोक सकता है? मुझे बता दीजिए। हाँ ठीक है, तो पूछ लेते हैं कौशिक साहब। लेकिन ये गौर करने वाली बात तो है कौशिक साहब। देखिए, आप बड़ी पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, लोकसभा के चुनावों में आप ज्यादा सीटों पर बैटिंग करते हैं, तो विधानसभा के चुनावों में रुख कुछ अलग होता है। क्षेत्रीय पार्टियों को थोड़ी ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, नॉर्म्स तो यही कहता है। अब वैसे में फिर आप अगर विधानसभा चुनावों में भी बड़े भाई के ही रोल में रहिएगा तो किला कैसे फतह होगा? क्या इसके बारे में कोई एक कॉमन मिनिमम एजेंडा, जैसे सरकार बनने के बाद प्रोग्राम बनता है, ऐसे में कुछ बनाने की योजना है, या फिर वही एकला चलो रे? देखिए, बात ये है, गठबंधन का एक धर्म होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी
गठबंधन के लिए कुछ समझौते कर रही है, तो दूसरी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को भी कुछ चीजों पर समझौता करना पड़ेगा। समझौते का अर्थ ये नहीं है कि भाई कांग्रेस अपने आप को नुकसान पहुंचाकर दूसरों का भला करती रहेगी। हम देश की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या हम किसी प्रदेश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें सभी की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। केवल अकेली कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है कि गठबंधन धर्म को निभाना। हमारी जितनी कोशिश होगी हम निभाएंगे। अगर हमें लगेगा कि ये गठबंधन हमारे लिए नासूर बनता जा रहा है तो हम इसे छोड़ने में भी देर नहीं लगाएंगे। और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबकी एक ही आवाज है कि हमको अब ये गठबंधन की राजनीति छोड़कर अपने स्तर पर संघर्ष करके और देश भर में लड़ाई लड़नी चाहिए। वो तो कौशिक साहब आप जमाने से कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, एक सवाल और इम्पोर्टेंट है जो छूट गया है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। आप मनोज जरांगे साहब की एंट्री को कैसे देखते हैं और यह किसके लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित होंगे? देखिए, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। हाँ। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेकर चलने की है और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो, भला हो और उसमें कांग्रेस की एक अहम भूमिका हो। इसके लिए क्षेत्रीय दलों को अपने स्वार्थ त्यागने होंगे निश्चित तौर पर। ठीक है। और कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरेगी। ठीक है, तो चाहत है तो चाहत के रास्ते थोड़ा बढ़ना भी होगा, चलना भी होगा। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अविरल मलिक साहब, मजा तो आपको खूब आ रहा होगा, है ना? जिस तरह से एमवीए गठबंधन में इस तरह से बयानबाजी, कांग्रेस सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं, ऊपर से मनोज जरांगे की एंट्री, ऐसा कॉकटेल तैयार हो रहा है कि पता नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसे में इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और यह किसके लिए बेहतर साबित होगा? मलिक साहब जी, नहीं देखिए, जहां तक बेहतरी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है महाराष्ट्र के अंदर। एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर, क्योंकि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में विकास किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया है, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में कार्य किया गया है, अजीत दादा पवार के नेतृत्व में जो कार्य किया गया है सरकार के द्वारा, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, धरातल पर नजर आ रहा है, जमीन पर नजर आ रहा है कि किस प्रकार से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, हम विकास के मुद्दे पर जनता के मध्य में जाते हैं और चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से लेकर एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट तक, या फिर आप बात कीजिए रोड्स के डेवलपमेंट की, तो हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, ये विनाश की राजनीति करते हैं। ये इंडी गठबंधन के लोग विनाश की राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, लोगों को बांटने का कार्य करते हैं। हम समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। जो इनका कार्य है समाज को बांटना, लोगों को बांटना, तो जनता की जो इनके ऊपर हाय लगी है उसके कारण ये खुद बढ़ चुके हैं। ये एक प्रकार से इनका गठबंधन समाप्त हो चुका है, टूट चुका है। जिस प्रकार से इनके अंदर कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ नहीं है और उसके साथ साथ उल जलूल बयानबाजी एक दूसरे के विरुद्ध इनकी चलती रहती है। जमीन पर इनके कार्यकर्ता एकजुट नहीं है, वो सबको नजर आ रहा है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता के मध्य में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे और उसके साथ साथ जनता, वो तो खैर आप जाएंगे ही और जा ही रहे मलिक साहब, वो तो ठीक है। चुनावी कैंपेन की बातों को छोड़िए, आप ये बताइए मनोज जरांगे साहब की एंट्री को आप कैसे देखते हैं और यह किसके लिए मुश्किल पैदा करेगा, ये भी तो बता दीजिए, क्योंकि रूठे तो वो आपसे हुए हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक मनोज जरांगे जी की बात है और जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया, वो हमसे रूठे हुए हैं। हाँ। तो रूठने का सवाल जहां तक है, तो रूठने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है क्योंकि हम महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का विकास कर रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हित में हम कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागरिकों का विकास कैसे हो, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो, क्राइम रेट डिक्रीज कैसे हो, क्या सर, अब कहाँ आप रूठने की बात, कैंडिडेट उतारने की वो बात कर रहे हैं। मराठा आंदोलन की आग कहाँ तक पहुंची, आपने उसे देखा है, आप बोल रहे हैं रूठे नहीं है। अब वो किसके वोट काटेंगे, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जी नहीं, देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने का विषय है, सबको अधिकार है कैंडिडेट उतारने का, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जी ठीक है, अधिकार है ये तो अच्छा है, वो तो एक आम आदमी, सबको अधिकार है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे द्विवेदी साहब, आप ही बोल ही लीजिए, क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए आप इस पूरे परिस्थिति के ऊपर। जिस सरकार ने 4-4 प्रोजेक्ट बाहर भेज दियो, आज महंगाई, रोजगार में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है,
जो योजनाएं लाए भी वो आधी अधूरी योजनाएं लाए, उनको पूरा भी करना मुश्किल है। और इतना ज्यादा कर्ज हुआ है, इसके बाद इन्होंने अभी तक पूरे 2.5 साल में सिर्फ दिल्ली यात्रा के अलावा, दोनों मुख्यमंत्री और उपमंत्री दिल्ली यात्रा के अलावा क्या काम किया है? देश के कितने किसानों को लाभ पहुंचा दिया? तो महाराष्ट्र की जनता के दिल में कौन है, ये भी बता दीजिए जल्दी से। महाराष्ट्र की जनता में उन्होंने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र जनता ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया। जब लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है उसमें इन्होंने महाविकास आघाड़ी को जगह दिखाया, तो ये तो उनके हित का चुनाव है। तो वो प्रदर्शन दोहरा पाइएगा ना, वो प्रदर्शन आप दोहरा पाइएगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में निश्चित एक अभूतपूर्व विजय होगी। ओके, आप देखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये बिल्कुल जनता ने दिखा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ओके। महाराष्ट्र की जनता, तो महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है, इस सवाल का जवाब हम महाराष्ट्र की जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। पता तो वैसे भी चली जाएगा। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के तरफ यानी महायुति के तरफ है या एमवीए की तरफ है, ये देखना होगा। और इसी दोनों के तरफ या इधर या उधर के बीच में एक मुकुट है, उस मुकुट के ऊपर किसका हाथ पहुंचेगा ये अभी 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा। और हवा किसके तरफ बह रही है यह चुनाव में वोटिंग के दिन पता चल जाएगा। हमारे साथ फिलहाल मुद्दा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।